नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने वापसी की है, प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। बीजेपी के जो मुद्दे थे, बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे, शायद वो मुद्दे कारगर साबित नहीं हुए, झारखंड की जनता को पसंद नहीं आया। इतिहास बदलते हुए झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है। ये तो मामला पुराना है, जीत मिली, उन्होंने गद्दी भी संभाल ली, लेकिन अब खबर यह है कि नक्सलियों ने और माओवादियों ने झारखंड की जनता का शुक्रिया अदा किया है कि आपने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बिठा दिया। तो क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या नक्सलवाद और माओवाद अब झारखंड में बढ़ने वाला है? जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपना देखा है या फिर देश को कहा है कि हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे 2027 तक, क्या उस सपने में वो खलल डालने की कोशिश है? ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ये शुक्रिया अदा किया गया, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, स्पष्ट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि दबा छुपा कोई बात है। चुनाव प्रचार के दौरान जमशेदपुर पश्चिमी सिंहभूम में एक विधानसभा क्षेत्र है, नाम है जगन्नाथपुर जी और जी और वहां एक छोटा नागराज नामक जगह पर हेमंत सोरेन जब चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग नक्सली के रूप में जेलों में बंद हैं, राज्य सरकार उन्हें रिहा करेगी। जी बिल्कुल, यह वादा था, चुनावी वादा था कि सारे नक्सलियों को हेमंत सरकार रिहा करेगी अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो। और ये इसलिए क्योंकि वो सारंडा जैसे जंगलों में जो भी बूथ हैं वहां पे नक्सली इनकी हेल्प करें। और आप जब चुनाव पैटर्न निकाल कर देख लीजिएगा, वैसे जगहों पे जहां नक्सलियों का दबदबा है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दबदबा है। ठीक है। और उन्हीं जगहों पर क्रिश्चियन मिशनरियों का भी दबदबा है। यहां बीजेपी जो झारखंड में शहर की पार्टी, बाजार कस्बों की पार्टी है, लेकिन अंदरूनी जंगलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। और देखिए ना, सब कितने खुश हैं, ईसाई खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, नक्सली खुश हैं। हेमंत सोरेन आ गए सरकार में तो इन्हें खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जिसको लाने के लिए आपने मेहनत की, आप जिसका समर्थन करें उसकी सरकार बन जाए तो ऑब्वियसली नक्सली, क्रिश्चियन मिशनरीज, इस्लामिक संगठन, ये सारे खुश होना है, उनका अधिकार है खुश होना जी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि बात सिर्फ नक्सलियों की नहीं है। जब हेमंत सोरेन 2019 में सत्ता में आए थे तो एक मैस्कर है ना साहब हैं जी, वो फादर वादर हैं, फादर बिशप, यही सब पोस्ट एग्जैक्टली नहीं, लेकिन है वो मिशनरी संस्था में ही काम करते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को बाकायदा बुलाया और उनके सामने कहा कि आपका सत्ता में आना हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट की तरह है। अब आप बताइए कि मिशनरीज के लिए क्रिसमस गिफ्ट है, नक्सलियों के लिए वरदान है और इस्लामिक कट्टरपंथियों की विजय है। इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकती है? देश के तो अभिशाप है, लेकिन ये सब माओवाद हो या नक्सलवाद हो, नहीं तो आपको लग रहा है ना कि देश के लिए अभिशाप है, लेकिन हेमंत सोरेन का कहना यह है कि गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को नक्सली बता बताकर पूंजीपति और सामंतवादी ताकतें जेल में डालती हैं। दोनों का अपना अपना नैरेटिव है ना। जो पत्थलगड़ी जो करवा रहे थे, सारे लोगों को छोड़ दिया, जेल से रिहा कर दिया। निर्दोष आदिवासियों को भाजपा वालों ने पत्थलगड़ी के नाम पे जेल भिजवाया था, सबको छोड़ देंगे, नक्सली को छोड़ देंगे। आप क्या देंगे या छोड़ चुके हैं? नहीं, पत्थलगड़ी सबको रिहा कर चुके हैं और नक्सलियों को छोड़ने का वादा है। जितने भी नक्सली हैं सब जेल में, उनको रिहा कर। क्या अंतर है पंकज जी? नहीं, पत्थलगड़ी एक मूवमेंट चला था झारखंड में जिसमें आदिवासियों को कुछ लोगों ने यह समझाया है कि तुम 5th शेड्यूल एरिया में आते हो और यहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। जो आपका एरिया है वहां बाहर का कोई नहीं आ सकता, चाहे वो नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे आम लोग हों। बाहर का मतलब कि अपने ही देश का, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आ सकता। तुम बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट हो, ये बताते थे। और बाकायदा उन्होंने भारत का संविधान नाम से पत्थर गाड़ दिया था गांव गांव में और लिख दिया था कि 5th शेड्यूल क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अगर बाहरी लोग आते हैं तो उन्हें ग्राम सभा की पहले अनुमति लेनी होगी और अगर बिना अनुमति के आए तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये अलगाववादी ताकतें हैं। जो आरोप ये है कि
जंगल के अंदर कुछ लोग अफीम की खेती वगैरह करते थे, ड्रग्स का धंधा। अब वहां पे पुलिस आएगी, अफसर आएंगे या बाहर के लोग आएंगे तो उन्हें डिस्टरबेंस था जी। तो बाहर से कोई ना आके उनके ड्रग्स वाले धंधे में, या लड़कियां सप्लाई करते थे, वो बाहर भेजते थे यूरोप अरब में, तो इस धंधे में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए पत्थलगड़ी आंदोलन का नाम दे तो अब ये हेमंत सोरेन के आने के बाद धंधा कितना फलेगा फूलेगा, देश के लिए कितना घातक साबित होगा, ये जो शुक्रिया शब्द है एक, ये कितना घातक साबित होने वाला है, क्या इसके परिणाम निकलने वाले हैं? देखिए, ये देश के लोग समझे, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं झारखंड में रहता हूं, कल को बोला कल मेरे यहां कोई आ गया तो मैं कहां लड़ता फिरूंगा, क्योंकि इस्लामिक ताकतें हैं, मिशनरीज ताकतें हैं, नक्सलवादी ताकतें हैं और बहुत एग्रेसिव हैं ये सब झारखंड में हेमंत सोरेन के आने के बाद। मैं भारत सरकार के आंकड़े आपको बताता हूं। जब रघुवर दास यहां की सरकार गई थी तो नक्सलवाद पे पूरी तरह नियंत्रण हो गया था, मतलब कि बिल्कुल लगभग खात्मे का कगार पे था। आरोप ये है और पुलिस महकमा भी ये बोलता है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन के शासनकाल में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सली दोबारा अपना ग्राउंड रिटेन कर रहे हैं। अब फिर आ गए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जो आप समझिए, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहता, दर्शक खुद भी समझेंगे। क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं, पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन के मामले झारखंड में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, बड़े पैमाने पर लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जे बढ़े हैं। लेकिन आदिवासियों को तो नहीं लगता पंकज जी इससे समस्या है? नहीं लगता या नहीं लगता, देखिए क्यों नहीं देंगे, ठीक है, वो आ रहे हैं मुसलमान, इनकी बहू बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, रह रहे हैं इनकी जमीनों पर इनके साथ तो रह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली से, बॉम्बे से, रांची में बैठकर, बोकारो में बैठकर सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं उनके बीच जाकर रहते? आप क्यों नहीं जाके समझाते उन्हें? तो आपका तो खादी के क्रीज नहीं टूटना चाहिए और टीका लगा के बैठे हैं। इस देश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है, ऑफिस में बोलने से होगा। जाओ आदिवासियों के बीच, उनके बीच बैठो, खेतों के मेड़ पर बैठ के मड़ुआ रोटी खाओ, उनके भाषा में उन्हें बताओ कि उनको क्या समस्या है। तो ये काम तो करेंगे नहीं। आप बोलेंगे कि आदिवासी हरा दिए, आदिवासियों की गलती है, तुम्हारा निकम्मापन है, सब आराम तलब है। ठीक है, तो समस्या गंभीर है, बड़ी है और जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्रालय से बार बार हमारा निवेदन है, अपील है। जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि किसी जमाने में दक्षिण बिहार के इस इलाके में जो आज झारखंड है, यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा संगठन बनाया था। बिरसा मुंडा के जमाने से क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया था। उसके बाद कार्तिक उरांव आए, उसके बाद कड़िया मुंडा आए, इन्होंने गांव में लोगों के बीच जाकर जन जागरण चलाया। आज के नेता कौन है? आदिवासियों के नेता अर्जुन मुंडा, दिल्ली गोल्फ क्लब में मिलते हैं। आपको समीर उरांव राज्यसभा जाते हैं, रांची में बैठे रहते हैं, कभी आज तक गुमला सिसई वाले इलाके में मेहनत नहीं की। तीसरा बाबूलाल मरांडी, वो आदिवासी इलाके में नहीं, वो जनरल सीट पे लड़ने के लिए बेदम रहते हैं। क्यों? किस बात के आदिवासी नेता, जब आप आदिवासियों के बीच जा ही नहीं रहे? ठीक है, आदिवासियों के बीच जाकर जय श्री राम नहीं चलेगा, वहां जाकर जोहार बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। जो झटका बंगाल में लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से बंगाल में आपने हालात दिखाए थे, वही झटका आपको झारखंड में लगा है। दिल्ली में बैठकर काम नहीं होने वाला। जिस तरीके से पंकज जी जानते हैं, झारखंड की गली गली को, नस नस को जानते हैं, वो रहते आए हैं लगभग, बहुत मतलब जितनी उम्र हुई है झारखंड में यहाँ पले बड़े हैं। तो ये सोचना होगा कि जो नक्सलवाद और माओवाद अब बढ़ने की कगार पर, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इस देश के केंद्र में बैठी सरकार उस पर क्या एक्शन ले रही है और क्या एक्शन लेगी। पंकज जी, चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।